वंदे मातरम। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, वितरण का सिद्धांत। सबसे पहले हम देख लें कि इसे पढ़ते क्यों हैं। हम इसलिए इसको पढ़ते हैं कि जो भी उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्रीज में, तो जिसके सहारे हो रहा है, जैसे कि उत्पादन के साधन हैं, तो उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इस थियरी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हम उसी पैसे को, जितना हिस्सा हमें उत्पादन में मिला है, उसमें से कुछ हिस्से को हम भूमि को देते हैं, कुछ हिस्से को इसे रेंट के रूप में, कुछ हिस्से को हम श्रम को देते हैं मजदूरी के रूप में। इसी प्रकार से जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, इन सबको हम उनका भाग देते हैं ताकि उत्पादन में बने रहें। इसके अंतर्गत हम यही देखते हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक तो हम प्राइस तय करते हैं, इसका जो उत्पादन के साधन उनका प्राइस तय करते हैं, दूसरा उनका हिस्सा तय करते हैं कि कितना हिस्सा दिया जाए और कितना। इसीलिए दो प्रकार की होती है डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। सबसे पहला है माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, और सेकेंड है मैक्रो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी क्या है? माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, प्राइस को, फैक्टर प्राइस। इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। और इसमें क्या, फैक्टर शेयर को डिटरमाइन करते हैं कि कितना, अगर मान लीजिए ये उत्पादन x है, ठीक है, तो x में लेबर का भाग कितना है, L/X, लेबर का भाग कितना है, कैपिटल का भाग कितना है, इसको हम देखते हैं। और इसमें प्राइस देखते हैं कि इसका प्राइस कैसा है, अर्थात लेबर का प्राइस, वेज रेट कितना है, ठीक। इस प्रकार से हम देखते हैं लैंड का रेंट कितना है, कितना देना है, इसमें हम तय करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी पढ़ना है। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में हम सबसे पहले देखते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। इसे हम जनरल क्यों कहते हैं? जनरल इसलिए कहते हैं कि जो भी उत्पादन के साधन है, ये सब पे लागू होता है, चाहे चाहे वो भूमि हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे पूंजी हो या उद्यमी हो, सभी पे लागू होता है, इसीलिए हम इसे जनरल बोलते हैं। इसे हम डिमांड एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन थियरी भी बोलते हैं। इसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके पहले जो परफेक्ट मार्केट था या जो भी मोनोपोलिस्टिक था, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो मार्जिनल के हिसाब से वहां पे रेट का निर्धारण होता है, प्राइस का और उत्पादन का, आउटपुट का निर्धारण होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो लेबर का वेज रेट है, लेबर का वेज रेट यहाँ पे मार्जिनल के हिसाब से, ये अर्थात MR=MC के हिसाब से डिटरमाइन होता है। इसीलिए हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थियरी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी इसे बोलते हैं। इसके दो मॉडल हैं, ये जो इसका दो वर्जन है, ठीक है। इसके दो वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन जिसको देने वाले हैं JB क्लार्क, एंड सेकेंड इज न्यू वर्जन, दूसरा है न्यू वर्जन, और इसको देने वाले हैं मिसेस जॉन रॉबिन्सन। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इसको दिया था। तो JB क्लार्क क्या था? JB क्लार्क का जो सिद्धांत था, जो इसका ओल्ड वर्जन है, वो इस मॉडल की पूरी व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसे हम, जो मार्शल है, उन्होंने देखा और कहा कि वो केवल डिमांड साइड थियरी है, डिमांड साइड थियरी, केवल जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन की केवल डिमांड साइड थियरी है, पूरी व्याख्या नहीं करता। इसीलिए हम इसे रोजगार का सिद्धांत भी बोलते हैं, रोजगार का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, रोजगार का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें था क्या, JB क्लार्क में हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि चूंकि परफेक्ट मार्केट है, जितने भी ओल्ड लोग हैं, ओल्ड मतलब कि जो भी ओल्ड क्लास, प्रतिष्ठित वाले हैं, न प्रतिष्ठित वाले, वो क्या मानते हैं, परफेक्ट मार्केट, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि वो वास्तविकता में पाई नहीं जाती। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने माना कि लेबर की जो सप्लाई है, अर्थात मजदूरी की, वो स्थिर है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर किस पे है, वेज रेट स्थिर है, और ये डिमांड है, लेबर की ये डिमांड है, ठीक है। और जब लेबर का डिमांड जब वेज रेट से जहाँ पे टच करता है, वहीं पे यहाँ पे लेबर की मात्रा, यहाँ पे वेज रेट,
वहीं पे वेज रेट का निर्धारण हो जाता है, अर्थात ई पे निर्धारण होगा और इस लेबर का एलन मात्रा सप्लाई होगा फैक्टर मार्केट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें केवल देखिए हमें तो मजदूरी का निर्धारण हुआ ही नहीं, मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा ये तो पहले से ही दिया हुआ है, इसीलिए मार्शल ने इसे डिमांड साइड थियरी कहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अब हमें मजदूरी का निर्धारण करना है। न्यू वर्जन में क्या होता है, 3 मॉडल है इसके, 3 मॉडल। तीसरे मॉडल में जो सबसे पहला है वो है परफेक्ट कंपटीशन इन गुड्स मार्केट, जिसे हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, और इसी में है कि परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट अर्थात जो साधनों का बाजार है उसमें भी परफेक्ट मार्केट है, साधन बाजार से ही तो लेबर सप्लाई होगा, और डिमांड किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रोडक्ट मार्केट के द्वारा, उसमें भी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और दूसरा है मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट, और परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, और तीसरा है कि मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट और फिर मोनोपोली इन फैक्टर मार्केट। ये 3 प्रकार के मॉडल हैं, ये 3 तरह के बाजारों को शामिल किया गया। हम इसमें इन 3 स्थितियों को देखते हैं, इसीलिए इसमें 3 मॉडल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले मॉडल को उठाते हैं, जिसमें जो सबसे पहला मॉडल है हमने उसको तय कर लिया है, देख लिया है। जेबी क्लार्क ने जो डिमांड साइड दिया है, इसे जेबी क्लार्क ने जो सबसे पहला दिया है ये वाला, हमने अभी आपको बताया कि वेज रेट दिया है, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर ये है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रोडक्ट मार्केट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जो डिमांड है लेबर का वो आया कहाँ से। ये जो डिमांड है वो अगर आप देखें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन थ्योरी को अगर आप एक साधन के द्वारा देखते हैं, एक साधन के द्वारा, जैसे मान लीजिए लेबर, तो लेबर के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो उसमें कैसा है कि 3 स्टेजेस हैं, और 3 स्टेज में जो सबसे पहला स्टेज है ऐसे है, सेकेंड स्टेज ऐसे है, और थर्ड स्टेज में गिर गया है। ठीक है, तो इस वाले जो सेकेंड स्टेज है वहां पे जो प्रोड्यूसर है वो लेबर को लेता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेज रेट है वो आउटपुट से कम है, इसीलिए इस सेकेंड जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसके सेकेंड स्टेज को लेता है जो प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब इसीलिए यहीं से डिमांड साइड का उद्भव हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं डिमांड साइड जेबी क्लार्क द्वारा बताया गया है, वेज रेट स्थिर है, एसएल है, यहाँ पे डिमांड साइड है, डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे ई पे संतुलन है। वेज रेट दिया कहाँ है, फैक्टर मार्केट में, इसलिए फैक्टर मार्केट में क्योंकि वहीं से उसका सप्लाई होने वाला है साधनों का, और वहाँ पे फैक्टर मार्केट में दिया है, और वहाँ पे एक फिक्स है वेज रेट की। मान लीजिए अगर 500 पे किसी को मजदूर को हायर करना है तो 500 फिक्स है, उस पर आप जितना चाहे उतना सप्लाई ले जा सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस अब क्या होगा, अब हम सप्लाई साइड का देखेंगे, ये तो डिमांड साइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे सप्लाई साइड के लिए सप्लाई साइड। अब हम देखते हैं लेबर की सप्लाई साइड। जब सप्लाई साइड में हम देखते हैं तो हम सबसे पहले जो एक्स एक्सिस पे हम फैक्टर प्राइस लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम फैक्टर क्वांटिटी लेते हैं, फैक्टर की मात्रा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, जैसे मान लीजिए W1, W2, W3, A डैश, B डैश, C डैश, तो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, मतलब लेबर अपने आप को बेचना चाहेंगे, अपनी सेवाओं को बेचना चाहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए वेज रेट बढ़ा, वो अपनी सेवा बढ़ा दिया, काम करने
जो काम करना है उसको बढ़ा दिया, अपने काम को बढ़ा दिया। फिर जैसे ही वेज रेट W2 से W3 गया, फिर अपने वो काम को बढ़ा दिया, B से C पे चला गया। इस प्रकार से है। लेकिन अगर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थियरी है, क्लासिकल थियरी है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लासिकल थियरी है लेबर सप्लाई की, वो कहता है कि जो लेबर की सप्लाई है वो बैकवर्ड बेंडिंग है। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है, जैसे कि ऐसे, जैसे सीधे जा रहा है सिंपल, ऐसे नहीं है, ये यहाँ से जाने के बाद ऐसे हो जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ रहा है कुछ समय तक, वैसे वैसे तो ये अपना काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही और ज्यादा हो रहा है, जैसे ही और ज्यादा हो रहा है, देखिए वैसे वैसे ये अपने काम को घटा रहे हैं। अब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप वेज रेट बढ़ाएंगे तो उनको तो खुशी मिलेगी, उनको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अगर जब बहुत ज्यादा वेज रेट हो जाएगा तो वो आलसी इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनको पर्याप्त पैसा मिल रहा है, कम ही काम के ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसीलिए वो काम नहीं करना चाहेंगे, वो आलसी हो जाएंगे। लेकिन जो मॉडर्न वाले हैं, मॉडर्न थियरी ऑफ सप्लाई है लेबर का, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा वैसे वैसे लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। अब देखिए हमने देख लिया है एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे देखेंगे, वो है मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट को हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, फिजिकल मतलब होता है भौतिक, भौतिक मतलब उत्पादन। जैसे मान लीजिए उत्पादन X1 X2 X3, हम उत्पादन को फिजिकल रूप में अर्थात भौतिक रूप में नापते हैं, इसीलिए हम X1 X2 X3 बोलते हैं। इसे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब हम इसमें हम क्यों नापते हैं? इसे नापते हैं कि अगर पैसे के रूप में नापेंगे तो मुद्रास्फीति तो बढ़ती जा रही है, तो पैसे कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, तो इसलिए नापना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें हम प्रोडक्ट को लेते हैं और इस फिजिकल फॉर्म में लेते हैं ताकि आसानी हो नापने में, मेजर करने में। दैट इज कॉल्ड X1 X2 एंड X3। अब देखिए होता क्या है, जब X1 X2 X3 में अर्थात जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, इसमें जैसे ही आप डिमांड से, डिमांड कहिए, AR कहिए अर्थात एवरेज रेवेन्यू कहिए या प्राइस कहिए, जैसे ही गुणा करते हैं तो बन जाता है VMP अर्थात वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। इसे हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है यहीं पे, अगर जैसे आप मार्जिनल रेवेन्यू से अगर गुणा करते हैं इसमें MPP में, तो ये हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये केवल मार्जिनल को साबित करता है, ये केवल मार्जिनल को शामिल करता है और ये एवरेज को शामिल करता है, ठीक है। ये केवल एक उत्पादन से, जो वर्तमान में जो एक इकाई अधिक उत्पादन हुआ है उसको, उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको शामिल कर रहा है। और ये जो डी है अर्थात जो AR है या प्राइस है, ये जितना भी शुरू से लेके जितना उत्पादन हुआ है उस सारे को कैलकुलेट कर रहा है, उस सारे प्राइस को औसतन कैलकुलेट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइस 2 रुपये है और 10 उत्पादन है तो 10 दूना 20, ठीक है। इस प्रकार से उत्पादन हो रहा है कि सभी की कीमत को वो मेजर करता है। अब दोनों को हम एक साथ रखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को, और इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि क्या होगा। डिमांड साइड हमने ले लिया है, डिमांड ऑफ लेबर, और यहाँ पे हमने सप्लाई ऑफ लेबर ले लिया है। X एक्सिस पे हमने W लिया है और Y एक्सिस पे हमने लेबर को लिया है। अब देखिए जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पे वेज रेट और जो लेबर की मात्रा है उसका निर्धारण होता है। अर्थात यहाँ पे E पे है E पे क्या है, डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर है, तो यहीं पे निर्धारण होगा। यहाँ पे वेज रेट क्या है, W बार, और जो लेबर की मात्रा है वो है L1, तो इतना होगा, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम यही होगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है जिसे हम देखते हैं कि जैसे कि हम मान लीजिए कि जो डिमांड ऑफ लेबर है, तो डिमांड ऑफ लेबर में यहाँ पे MRP, इन इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है कि इन इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो MRPL है अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू, जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है इससे, इस लेबर से, हम एक और कंसेप्ट को देखते हैं यहाँ पे MRPL अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। तो लेबर से जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है अर्थात लेबर, एक लेबर लगाने से जो प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है, जिस उसके कारण रेवेन्यू जो आ रहा है,
उसके हिसाब से तय होता है कीमत। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे MRPL इक्वल टू VMPL भी है, अर्थात जब कीमत स्थिर है, प्राइस स्थिर है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा वही तो एवरेज रेवेन्यू होगा, क्योंकि कीमत स्थिर है। जैसे एक इकाई से जितना आय में वृद्धि होगी कीमत स्थिर होने से, उतना ही 10 इकाई अगर होगा तो उससे भी उसी के अनुपात में वृद्धि होगी। इसीलिए यहाँ पे VMPL इज इक्वल टू MRPL है। और यही रीजन है कि इन इक्विलिब्रियम इसका जो शर्त है वो है MRPL इक्वल टू W इक्वल टू MC। MC क्या है? मार्जिनल एक्सपेंडिचर। मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या है? जो प्रोडक्ट मार्केट का जो मालिक है, अर्थात जो फर्म है जो खरीद रही है, वो जो जितना पैसा दे के खरीद रही है, जितना वेज रेट दे के लेबर को खरीद रही है, उसके सेवा को खरीद रही है, वही उसका मार्जिनल एक्सपेंडिचर है। और वही मार्जिनल एक्सपेंडिचर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है। तो MRPL इक्वल टू W अर्थात वेज रेट इक्वल टू MC। ठीक है, यही इन इक्विलिब्रियम है। चूंकि बात अलग है कि यहाँ पे MRPL इक्वल टू VMPL। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड मॉडल को, देखते हैं इसी में। सेकंड मॉडल में होता क्या है कि यहाँ पे मोनोपोली होता है। इम्परफेक्ट मार्केट में हम मजदूरी का निर्धारण देखते हैं, तो यहाँ पे मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। इन दैट केस होता क्या है इस स्थिति में कि जो मोनोपोलिस्ट है, अब देखिए, अब जो फैक्टर मार्केट है उसमें नहीं दिया हुआ है उसका प्राइस अर्थात वेज रेट, ये अपने हिसाब से तय करता है। कौन? मोनोपोलिस्ट। तो अगर वेज रेट मान लीजिए उसने यहाँ तय किया, तो लेबर की सप्लाई कितना करेगा? देखिए, कोई भी अगर वेज रेट ज्यादा देगा, मजदूरी ज्यादा देगा, तो लेबर को कम हायर करेगा। देखिए कैसे, तो वेज रेट अगर इसने W बार दिया तो E पे इक्विलिब्रियम हो रहा है इसका। डिमांड तो हमने बताया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकंड स्टेप से लिया गया है। और सप्लाई अगर मान लीजिए अर्थात वेज रेट सप्लाई प्राइस अर्थात वेज रेट इतना दिया गया है, तो अगर तय कर रहा है मोनोपोली, तो यहाँ पे ई बिंदु पे इक्विलिब्रियम होगा तो L मात्रा लेबर का लेगा। और अगर उसके ऊपर तय करता है वो, मतलब कि और ज्यादा अगर लेबर वो देता है, वेज रेट देता है W1, तो यहाँ पे लेबर को घटा देगा, L1 कर देगा, लेबर की मात्रा को कम कर देगा। और अगर वेज रेट को और घटाता है, तो वेज रेट को जैसे ही और घटाएगा उसको लेबर और बढ़ाना पड़ेगा, लेबर और बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज रियल टू। तो जिस प्रकार से वो वेज रेट को बढ़ा रहा है, वैसे लेबर की मात्रा घटा दे रहा है। जैसे ही लेबर वेज रेट और घटा रहा है, तो लेबर की मात्रा बढ़ा दे रहा है। ठीक, इन दैट केस अब देखिए, ये तो हो गया सप्लाई साइड, तो वैसे ही है जैसे हमने बताया था पहले, क्योंकि सप्लाई साइड में परफेक्ट मार्केट है, तो सप्लाई साइड तो वैसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं इसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि वेज रेट W तय करता है वो, तो इन दैट केस इक्विलिब्रियम क्या होगा? हाँ, एक और चीज है यहाँ, वो ये है कि जो मोनोपोलिस्ट है अर्थात जो मोनोपोली का जो प्रणेता है, वो क्या करता है? देखिए, लीडर है, वो MRP के हिसाब से, MRP अर्थात जो मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है एक लेबर लगाने पे, जो रेवेन्यू मिल रहा है उसके हिसाब से वो तय करता है मजदूरी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जैसे ही आप मोनोपोली में जाते हैं डिमांड कर्व ऐसे हो जाता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AR ऐसे हो जाता है और EMR ऐसे नीचे हो जाता है, अर्थात EMR कम हो जाता है, AR ज्यादा हो जाता है। तो इन दैट केस जो AMR क्या है? AMR है MRP, और जो एवरेज क्या है वो है VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब हम यहाँ पे लेबर देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेबर, तो यहाँ पे MRP के हिसाब से तो तय करता है, लेकिन जो VMPL है वो MRPL से ज्यादा है। यहाँ पे बस डिफरेंस यही है। ठीक है, अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए, यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम और लेबर की यल मात्रा वो लेता है, लेबर की यहाँ पे L1 मात्रा लेता है। देखते हैं इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ई पे संतुलन है, वेज रेट यहाँ पे निर्धारण है वाई W डैश, और L1 लेबर की मात्रा सप्लाई है। अर्थात वो क्या कर रहा है कि अब VMPL नहीं दे रहा है, अब MRPL दे रहा है। और जो MRPL और VMPL के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज जो गैप है इतना,
इसको हम बोलते हैं मोनोपोली एक्सप्लॉइटेशन। ये किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था, जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि इसे हम मोनोपोली एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? मोनोपोलिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्या है वो? एमआरपीएल और वीएमपीएल के बीच में जो डिफरेंस है वही मोनोपोली एक्सप्लॉइटेशन। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मजा आ रहा होगा इसको देखने में। अब देखिए, अब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? जो थर्ड मॉडल है, थर्ड मॉडल में हमने बताया कि मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट, मोनोपोली इन प्रोडक्ट मार्केट, और दूसरा है कि मोनोपोली इन फैक्टर मार्केट। ठीक है, और या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं मोनोपोली इन फैक्टर मार्केट, या मोनोसोली, इसे मोनोसोली भी बोलते हैं। मोनोपोली जो फैक्टर मार्केट में होता है तो उसे हम मोनोसोली बोलते हैं, तो मोनोसोली इन फैक्टर मार्केट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम को। हमने तो डिमांड साइड देख लिया, डिमांड फैक्टर मार्केट भी मोनोपोली हो गया। तो जो फैक्टर मार्केट है, तो एक तो कीमत मोनोपोलिस्टिक तय करेगा जो प्रोडक्ट मार्केट का है कि हमें इतने पे चाहिए, और वो पैसा देगा। लेकिन जितना पैसा देगा वो फैक्टर मार्केट में जो मजदूर है उनके पास नहीं जाएगा। कुछ पैसा जो फैक्टर मार्केट का जो ऑनर है, अर्थात जो कह रहा है कि हमारे पास आओ तो हम भेजेंगे, क्योंकि एक ही संस्था है फैक्टर मार्केट का, इसीलिए तो यहाँ पे मोनोसोली है, केवल एक ही संस्था, वहीं पे लेबर जाएंगे। तो जो उसका मालिक होगा वो भी अपने पास कुछ पैसा रखेगा, उसके बाद मजदूरों को देगा। एक तो मोनोपोली ने परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में तय किया 50 रुपया देना है। अब 50 रुपया देना है और 50 रुपया दे दिया, लेकिन 50 रुपया मजदूर को नहीं मिलेगा। 50 रुपया में से 20 रुपया मुन्ना भैया खा जाएंगे। मुन्ना भैया मतलब जो यहाँ पे जो फैक्टर मार्केट का जो ऑनर है वो खा जाएगा 20 रुपया। तो 50 रुपया में से 30 रुपया क्या होगा? लेबर मार्केट में जाएगा। इसको रॉबिन्सन ने कहा है कि मोनोसोली एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे एमआरपीएल है, यहाँ पे वीएमपीएल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जो सप्लाई होगा, यहाँ पे सप्लाई, इसे हम बोलेंगे, यहाँ पे जो सप्लाई होगा तो हम इसे बोलेंगे सप्लाई ऑफ लेबर। तो अब यहाँ पे वीएमपीएल के हिसाब से तो नहीं मिलेगा, कंफर्म है। एमआरपीएल के हिसाब से नहीं मिलेगा। मिलेगा किसके हिसाब से? देखिए हम बता रहे हैं, मार्जिनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मिले तय तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर है किसका है? प्रोडक्ट मार्केट की, मोनोपोली का। तो ये तय करेगा मार्जिनल, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, इसके हिसाब से तो तय करेगा। मान लीजिए तय किया 50 रुपया और दे दिया, ठीक है, 50 रुपया तय करके दे दिया, लेकिन इसके हिसाब से लेबर को देखिए मिल नहीं रहा है, उससे कम मिल, ये है मार्जिनल रेवेन्यू, इससे भी कम मिल रहा है। इसे हम मोनोसोली बोलते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे कि लेबर सप्लाई इन मोनोसोली। ठीक है, W यहाँ पे L की मात्रा। तो उतना भी नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं बेचारे को, उतना भी नहीं मिल रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा है। ये किससे मिल रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू के से भी कम मिल रहा है वेज रेट इसको, मार्जिनल रेवेन्यू से भी इसको वेज रेट। आप ऐसे बोल सकते हैं कि WS वेज रेट किस में? मोनोसोली में। ठीक है, और सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात लेबर की मात्रा किसमें? मोनोसोली में। ठीक है, अब देखिए हमने इसको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि तीनों को एक साथ एक फिगर है जिसमें तीनों को रॉबिन्सन ने दिया है, उसमें तीनों को एक साथ देखा गया है। अब हम यहाँ पे तीनों को एक साथ देखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? जो मोनोपोलिस्ट है उसके द्वारा किया जा रहा है। पैसा जो दे रहा है वो किसके हिसाब से तय कर रहा है? एमआरपीएल के हिसाब से तय कर रहा है, इसीलिए ये मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या है? मार्जिनल कास्ट है। ठीक है, दूसरा है सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, जिसको हमने देखा था, सप्लाई ऑफ लेबर। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से तीनों है। यहाँ पे ए बिंदु है, ए बिंदु ये बता रहा है कि जो वीएमपीएल के हिसाब से परफेक्ट मार्केट में, देखिए जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें वेज रेट तय है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा उसमें लेबर को लाभ मिल रहा है, वेज रेट। यहाँ पे देखिए क्यों देते हैं कंपटीशन वाले, परफेक्ट कंपटीशन वाले सबसे ज्यादा वीएमपीएल के हिसाब से रेवेन्यू? कोई तो दिक्कत होगी, कोई तो बात होगी कि वेज रेट देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो प्राइस तो तय होता है, लेकिन उनको जो पैसा आएगा वो प्राइस से नहीं आएगा, वो आएगा बेचने से। और बेचेंगे कब?
जब लेबर बढ़िया बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे, लेबर ज्यादा कब बनाएंगे, जब उनको बढ़िया पैसा मिलेगा। यही बात है। तो यहाँ पे VMPL के हिसाब से वो क्या करता है, तय करता है प्राइस लेबर का। और VMPL के, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, MRPL पे। हाँ, अलग बात है कि MRPL VMPL के बराबर होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इन दैट केस WC अर्थात जो वेज रेट है इन कॉम्पिटिटिव मार्केट यहाँ पे है, ये पे है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो लेबर की सप्लाई वो भी ज्यादा है। और दूसरा अगर आएंगे तो जैसे ही इम्परफेक्ट होता है, वो क्या होता है, जो मोनोपोली आता है परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में, तो बी पे वो तय करता है, बी पे इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है। और वहाँ पे लेबर इन मोनोपोली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट से भी कम होता है, और जो वेज रेट है वो भी कम होता है। और तीसरे में तो और हद हो जाती है कि जब यहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर और W के हिसाब से तो वेज रेट का निर्धारण होता है, लेकिन पूरा मिल नहीं पाता है मजदूर को। तो सी पे जो मोनोसोली है उसका प्राइस तय होता है, इक्विलिब्रियम होता है, और वहाँ पे लेबर की मात्रा LS है, और वेज रेट WM से भी कम WS है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बना देने से इसमें तीनों मॉडल आसानी से आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।